हेलो डियर। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम पहले से बताए हैं कि किसी भी तरह के जो है आप लोग नर्सिंग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो एएनएम के लिए या फिर जीएनएम के लिए या फिर स्टाफ नर्स के लिए या फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए या फिर आप लोग नर्सिंग ऑफिसर का तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए सिलेबस सबका समान होता है। समझ गए? अब जैसे मान गए स्टाफ नर्स का होगा तो थोड़ा अंदर से क्वेश्चन पूछेगा, सीएचओ होगा तो थोड़ा अंदर से पूछेगा, नर्सिंग ऑफिसर होगा तो थोड़ा थोड़ा जो है थ्योरिकल टाइप बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होगा, एएनएम होगा तो थोड़ा इन सब के तुलना में एएनएम का थोड़ा कमज़ोर होगा। तो अगर जो हम चीज़ें करा रहे हैं डेली शाम को 20 क्वेश्चन का जो वीडियो आता है, अगर ये आप डेली देखते हैं तो महीने का 400-500 जो है आप कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे ही देखेंगे। साथ में अगर कोई नर्सिंग का एग्ज़ाम आता है, फॉर्म फिल होते हैं, तो आपको उसका स्पेशल तैयारी भी कराया जाएगा, जो आपको अनाउंस जो है समय जैसे ही वैकेंसी आएगा जो है अनाउंस किया जाएगा कि कितने बजे से होंगे। ठीक है? तो आप लोग स्पेशल अगर फॉर्म डालिएगा तो वो तो देखिएगा ही, बाकी अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको ये शाम का वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम में आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा यह शाम वाला वीडियो। ठीक है? कोई भी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पे, रेबीज का दूसरा नाम क्या है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि रेबीज क्या होता है। आप लोग इसका आंसर सोचिए, दीजिए कमेंट में। रेबीज जो होता है वह आपके जानवर जो होता है ना, जानवर जो बाइट करता है उसके काटने से रेबीज जो है होता है। समझ गए? बेसिकली ज़्यादातर ये मामला जो है कुत्ता के काटने पर होता है। क्या चीज़? कुत्ता के काटने पर रेबीज होता है, बट दूसरे जानवर भी काटने से हो सकता है ये रोग। समझ गए? बेसिकली इतना समझिए कि जानवरों के काटने से, बाइट करने से जो संक्रमण होते हैं वह रेबीज होता है। समझ गए? और रेबीज को दूसरे भाषा में हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। समझ गए? तो जो जिस पेशेंट को अगर कुत्ता काट लिया है तो उसमें जो है पानी से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जल से डरना, और यह रेबीज में होता है। ओके, फोटोफोबिया क्या होता है? तो फोटोफोबिया होता है कि कोई व्यक्ति को अगर प्रकाश से दिक्कत होता है, इरिटेट होगा प्रकाश से, तो उससे फोटोफोबिया होता है, यानी प्रकाश से डर लगना। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें को आप लोग समझ गए। आगे चलिए, आगे है दूसरा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है मायोकार्डियल इन्फारक्शन का लक्षण क्या है, यानी एमआई का लक्षण क्या होता है? तो एमआई का लक्षण क्या होता है? चेस्ट पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन, वोमिटिंग, फीवर। देखिए, सबसे प्रमुख जो मायोकार्डियल इन्फारक्शन का जो लक्षण होता है, मायोकार्डियल इन्फारक्शन को हम लोग जो है हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। क्या चीज़? हार्ट अटैक के नाम से। ओके, तो हार्ट अटैक में व्यक्ति को छाती में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है। कभी कभी ये मामला जो है आपको एपिगैस्ट्रिक पेन भी हो सकता है। एपिगैस्ट्रिक पेन जो होता है वह आपके पेट से ऊपर और छाती के निचले भाग में जो है बीच में होता है दर्द, तो वह एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। बाकी मायोकार्डियल इन्फारक्शन में वोमिटिंग नहीं, फीवर नहीं। समझ गए? तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आगे है, हर्पीज जोस्टर में सर्वाधिक प्रभावित होती है। इनमें से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या होता है हर्पीज जोस्टर में? आप लोग को कमेंट करके बताना है कि हर्पीज जोस्टर जो है किस, हर्पीज जोस्टर के कारण क्या होता है। क्या लिंगामेंट को प्रभावित करता है? क्या मसल्स को प्रभावित करता है? क्या ये बोन को प्रभावित करता है? या फिर ये नर्व यानी तंत्रिका को प्रभावित करता है? तो हर्पीज जोस्टर में रेशे जो है बॉडी पर लाल लाल चकत्ते धब्बे बन जाते हैं। समझ गए? और यह स्किन से लेकर आपके नर्व को भी डैमेज करता है। तो इसमें अगर स्किन रहता तो स्किन होता, लेकिन यहाँ पे नर्व है तो सबसे ज़्यादा यह नर्व को प्रभावित करेगा। ओके, आगे है, चौथा प्रश्न है, शरीर में सबसे अधिक होने वाला फ्रैक्चर कौन सा फ्रैक्चर होता है? माय डियर, बॉडी में सबसे ज़्यादा जो फ्रैक्चर होता है कहाँ पे होता है? रेडियस फ्रैक्चर, पेल्विक फ्रैक्चर, क्लेविकल फ्रैक्चर, स्पाइन फ्रैक्चर। तो आपको पता होना चाहिए बॉडी में सबसे ज़्यादा जो फ्रैक्चर होता है क्लेविकल फ्रैक्चर होता है। कौन सा? क्लेविकल फ्रैक्चर। ओके, और फ्रैक्चर मतलब क्या होता है? अस्थि भंग। ओके ना। आगे है यहाँ पे देखिए आप लोग,
रोगी जो लिथियम दवा ले रहा हो उसका सीरम लिथियम कितना स्तर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिथियम दवा कब लेते हैं। तो लिथियम जो दवा होता है यह जो मानसिक रोग से पीड़ित होता है, खासकर मेनिया के जो मरीज होता है, मेनिया के मरीज को लिथियम ड्रग दिया जाता है, समझ गए। लिथियम ड्रग मेनिया वाले पेशेंट को दिया जाता है जो यह एक मानसिक रोग है। अब चूँकि हमारे बॉडी में ब्लड में भी बहुत सारे सीरम है, उसमें लिथियम भी पाया जाता है। तो लिथियम जो है अगर कोई रोगी लिथियम दवा ले रहा है और तो उसका जो ब्लड का सीरम है लिथियम कितनी होनी चाहिए, तो इतना या फिर इतना या फिर इतना या फिर इतना। तो राइट आंसर है इसका 0.5 से लेकर 1.5 इक्विवेलेंट पर लीटर होनी चाहिए, समझ गए। इतना जो है आपको होनी चाहिए लिथियम स्तर। ओके, आगे है, जब रोगी को अपनी मानसिक बीमारी के बारे में ज्ञान न हो तो उसे क्या कहते हैं। एक मानसिक रोगी है जिसको यही नहीं पता है कि उसको क्या हुआ है, उसको अपने अंदर के चीज़ों बीमारियों के बारे में ज्ञान नहीं है, ज्ञात नहीं है, यानी जानकारी नहीं है, नहीं समझ पा रहा है कि उसे मानसिक रोग है, तो फिर इसे क्या कहते हैं। क्या उसे डिसओरिएंटेशन कहते हैं यानी भटकाव कहते हैं, या फिर लैक ऑफ इंसाइट अंतर्दृष्टि का अभाव कहते हैं, या फिर अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी की हालात, या फिर एकाग्रता की कमी लैक ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं। तो जब रोगी को अपनी मानसिक बीमारी के बारे में ज्ञान न हो तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे लैक ऑफ इंसाइट कहते हैं। मतलब उसके अपने के अंदर की दृष्टि, अपने अंदर के चीज़ों के बारे में, हालातों के बारे में जो है उसको पता नहीं होता है, तो उसे अंतर्दृष्टि का अभाव होता है। मतलब वो अपने अंदर के चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, समझ गए। आगे है, कहता है नशीले पदार्थ को छोड़ देने पर मरीज में पाए जाने वाला लक्षण क्या होते हैं। माय डियर, जो व्यक्ति नशा के आदी होता है, अगर उससे अचानक आप कहिएगा या वो उससे नशा छुड़वाने का प्रयास कीजिएगा या वह व्यक्ति नशा छोड़ भी दिया हो तो उससे जो है समस्या होता है, समझ गए। समस्या क्या होता है, उससे व्यक्तित्व विकार, यौन विकार, स्नायु विकार, समझ गए, और मादक द्रव्यों का सेवन। तो जो व्यक्ति नशीले पदार्थों को छोड़ देने पर मरीज में जो लक्षण पाए जाते हैं वह ये पाया जाता है कि उसको जो है सब्सटेंस एब्यूज होने का जो है, मादक द्रव्यों का सेवन जो है करने का लक्षण जो है उसमें पाया जाता है, समझ गए। आगे है, बात को दोहराना क्या कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे बात कर रहा है, इसके बातों को सुनकर ये वाला व्यक्ति जो है दोहरा रहा है, जो ये बोला है जो ये बोला है, यानी दोहरा रहा है, तो बातों शब्दों को दोहराने को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इकोपेरेक्सिया, एपिलेप्सी, इकोलेलिया, एमनेसिया। समझिएगा चारों वर्ड को। इसका राइट आंसर होगा इकोलेलिया। इकोलेलिया को कहते हैं शब्दा अनुकरण, मतलब शब्द का अनुकरण करना किसी दूसरे के बोले हुए शब्दों को, ठीक है। इकोपेरेक्सिया होता है किसी दूसरे के हाव भाव को नकल करना, दूसरे के हाव भाव कामों को नकल करना। एपिलेप्सी होता है, ये जो होता है मिर्गी होता है, जो में जिससे मिर्गी कहते हैं एपिलेप्सी को, रहते रहते अचानक से फीटा जाना, दौरा पड़ना, मिर्गी। एमनेसिया होता है जो व्यक्ति को मेमोरी लॉस होता है तो उसे एमनेसिया कहते हैं। ओके, आगे है करवा, देख लीजिए, करवा में जेफाइन औषधि का उदाहरण है। कहता है करवा, करबामा, ठीक है ना, करबामा जेपिन, करमाबा जेपिन, ठीक है, औषधि उदाहरण है। तो करमामा जेपिन जो औषधि उदाहरण है वह एंटी कोलिनर्जिक है, एंटी कन्वल्सिव है, एंटी एंजाइटी है, एंटी डिप्रेसिव है। तो इसका राइट आंसर न एंटी डिप्रेसिव है, न एंटी एंजाइटी है, न एंटी कोलिनर्जिक दवाई है। जो कार्बामेजापाइन जो दवा होता है वह एंटी कन्वल्सल ग्रुप के आता है, यानी किसी को दौरा हो, फिट लगता हो तो उसे कार्बामेजापाइन औषधि जो है उपयोग में दिया जाता है दौरा पड़ने पर, सीजर आने पर, ठीक है। कहता है भोजन को भाप में पकाना। भोजन को अगर हम भाप में पकाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, सिमरिंग कहेंगे, स्टीविंग कहेंगे, बॉयलिंग कहेंगे या स्टीमिंग कहेंगे। तो भोजन को भाप में पकाना स्टीमिंग कहते हैं, समझ गए चीज़ों को। आगे चलिए, आगे है
कुष्ठ दंडाणु कहता है कुष्ठ दंडाणु लेप्रोसी बैसिलस की खोज करने वाला वैज्ञानिक थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। लेप्रोसी बैसिलस की खोज किसने किया, कौन से वैज्ञानिक? तो माय डियर, जो कुष्ठ के जो दंडाणु है, लेप्रोसी जो बैसिलस है, इसका खोज करने वाला वैज्ञानिक एडमॉर हान्सेन, रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुष्ठ दंडाणु लेप्रोसी बैसिलस के जो खोज किए थे वह आर्मोर हैंसन थे। कौन थे? आर्मोर हैंसन थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, इन्हीं के नाम पर, आर्मोर जो हान्सन है, इन्हीं के नाम पर जो है हम लोग कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग भी कहते हैं। समझ गए ना? पर्याप्त संतुलित आहार, सुफिशियंट डाइट को निर्धारित करते समय ध्यान रखना चाहिए। मतलब ऐसा आहार जिसमें संतुलित मात्रा में जो है आपका पर्याप्त मात्रा में सभी चीज़ें हो, वही संतुलित आहार होता है। तो इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए निर्धारित करते समय? रोगी की आयु व लिंग ध्यान में रखना चाहिए। भोजन के स्वाद, मसाले और मिर्च मिलाने चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले संतुलित आहार में तो मसाले मिर्च नहीं होगा, भोजन के स्वाद का ये भी नहीं होगा। ध्यान रखा जाएगा रोगी के आयु क्या है, उसका लिंग किस प्रकार का है, स्त्री है पुरुष है, और ये ध्यान में रखते हुए उसका संतुलित आहार निर्धारित किया जाएगा। ओके, आगे है 13 है, कुष्ठ रोग लेप्रोसी उत्पन्न करने वाले जीवाणु के क्या नाम है? लेप्रोसी किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो माय डियर, लेप्रोसी जो होता है वह माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण, या माइकोप्लाज्मा के कारण, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल के कारण। तो माय डियर, कुष्ठ रोग लेप्रोसी जो होता है वह माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। समझ रहे ना? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। ओके, आगे चलते हैं। कहता है आगे, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने, क्या कहता है? प्रकाश को नापा जाता है, प्रकाश को किस यूनिट में मापा जाता है? कैलोरी है, फुट कैंडला है, ठीक है, डेसिबल है, हर्ज है। तो आपको जानना चाहिए, हर्ज को फ्रीक्वेंसी जो होता है, आवृत्ति को हर्ज में मापते हैं। डेसिबल यह ध्वनि के लिए है, समझ गए, ध्वनि के लिए आता है। फुट कैंडला है, प्रकाश को मापते हैं। कैलोरी ऊष्मा का मापक है। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। ओके, आगे है, नेक्स्ट प्रश्न है, हड्डी के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन होता है? माय डियर, हड्डी के निर्माण के लिए जो ऑप्शन है, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम व विटामिन। ठीक है, तो हड्डी निर्माण के लिए कैल्शियम और विटामिन का होना जरूरी है। फास्फोरस भी जो है इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं चीज़ों को? आगे चलिए। आगे है, कहता है कुछ समय के लिए सांस रुक जाना क्या कहलाता है? माय डियर, कुछ समय के लिए अगर किसी का सांस रुक जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या है? रुक जाना। ऐसा नहीं है कि कम होना या तेज होना, बिल्कुल रुक जाना मतलब रुक जाना। एपनिया है, ठीक है, डिस्पेनिया है, डिस्प्लेसिया है, साइनोसिस है। साइनोसिस का मतलब होता है कि शरीर में ऑक्सीजन का कम होना, जिससे बॉडी जो है नीला पड़ने लगता है, तो ये साइनोसिस होता है। ठीक है, डिस्पेनिया का मतलब होता है ठीक है, डिस्पिनिया। डिस्पिनिया का मतलब होता है डी फॉर डिफिकल्ट और पिनिया मतलब श्वसन, यानी श्वसन में कठिनाई होगा तो उसे डिस्पेनिया कहेंगे। और ए फॉर अब्सेंस और एपनिया का मतलब होता है कि श्वसन रुक जाना, यानी अब्सेंस ऑफ एपनिया। ए फॉर अब्सेंस, ए फॉर एपनिया। ठीक है, तो एपनिया का मतलब होता है श्वसन रुक जाना। ओके, आगे चलिए। आगे है, कहता है यहाँ पे बच्चा अकेले चलना कब शुरू करता है? एक बच्चा है, शिशु है, वह कब चलना शुरू करता है? 10 माह में, 15 माह में, 21 माह में, 24 माह में? तो देखिए, ऐसा फिक्स नहीं है कि बच्चा कब जो है चलने लगता है। ठीक है ना, कब जो है अकेले चलना शुरू कर देता है। ठीक है, सभी बच्चा में अलग अलग होता है, बट नॉर्मली जो है 15 माह जो है, इस इन ऑप्शन हिसाब से 15 माह जो है राइट आंसर है। इस समय जो है बच्चा अकेला शुरू चलना कर सकता है। आगे है, जॉन्डिस का दूसरा नाम क्या है? पीलिया का दूसरा नाम क्या है? पीलिया का दूसरा नाम इक्टेरस है, या हाइपरबिलुबिरीमिया है, या फिर ए या बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो सबसे पहले समझना होगा, जॉन्डिस का नाम जो है इक्टेरस भी है, और जॉन्डिस का नाम हाइपरबिलुबिरीमिया भी है। यानी जॉन्डिस को इक्टेरस और हाइपरबिलुबिरीमिया दोनों नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन सही सी होगा। ओके,
आगे है, अच्छा प्रश्न है। मरीज के डिस्चार्ज के बाद होने वाले मृत्यु के बाद यूनिट का किस्सा के देखिए कहता है मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद अथवा, यहाँ पे क्या होगा अथवा, समझ गए, अथवा मरीज के डिस्चार्ज यानी छुट्टी होने के बाद अथवा मृत्यु के बाद यूनिट का कीटाणु शोधन जो किया जाता है वह क्या कहलाता है? डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन, टर्मिनल डिसइंफेक्शन, फमीगेशन। फमीगेशन यह नॉर्मल अस्पताल के ध्रुवीकरण करना होता है, ठीक है। टर्मिनल डिसइंफेक्शन का मतलब होता है जो पेशेंट बेड छोड़ चुका है या वह घर डिस्चार्ज होकर चला गया हो या फिर डेथ हो गया हो, उस कंडीशन में बेड खाली हो जाता है, तो उस दौरान जो है बेड को विसंक्रमण किया जाता है, कीटाणु नाशन किया जाता है, वह टर्मिनल डिसइंफेक्शन होता है, समझ गए। आज का लास्ट प्रश्न है 20 नंबर। सब सेंटर उप केंद्र दवाई किट ए में, ठीक है, सब सेंटर में किट होता है, उस किट ए में जो है आपके क्या होता है? ORS, पोविडोन मलहम, पैरासीटामोल, ऑक्सीटोक्सिन इंजेक्शन। तो सब सेंटर किट ए जो होता है इसमें ORS का घोल जो है होता है, समझ गए। तो इस प्रकार से माय डियर मैंने आपको जो है अच्छा प्रश्न करा दिया। 20 प्रश्न कराया, आप लोग कमेंट करके बताइए। 20 प्रश्न मैंने तो कराया बट आप लोग को 30 प्रश्न जो है यहाँ से सीखने को मिला होगा। 100% 100 जो है 100% जो है 30 प्रश्न आप लोग को यहाँ से क्लियर हुआ होगा, ज़्यादा हुआ होगा क्लियर, समझ गए। बाकी चलिए शाम में डेली आइएगा, डेली आपको वीडियो मिलेगा 6 से 7 बजे के आसपास, जहाँ से आप लोग देखकर सभी तरह के नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कर सकते हैं शुरू। ओके, धन्यवाद।